नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज और कल के दिन ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि आज भारत के मौजूदा संसद भवन में संसद की कार्रवाई का आखिरी दिन था और कल से भारत को एक नया संसद भवन मिल जाएगा। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन के बीच की यह दूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह पैदल चलकर तय करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि नए संसद भवन में कार्रवाई के पहले ही दिन कुछ और भी ऐसा हो सकता है जो इस विशेष सत्र को और भी ऐतिहासिक बना दे। यानी मोदी सरकार क्या कोई ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जो सबको चौंका देगा? क्या मोदी सरकार एक और सरप्राइज देने की तैयारी में है? एक खबर यह भी है कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल भी लेकर आ सकती है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि इस समय महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ अपराधियों से संरक्षण की भी उतनी ही आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 17 वर्ष की एक स्कूली छात्रा के साथ बाइक पर सवार 3 लड़कों ने पहले छेड़छाड़ की, उसका दुपट्टा खींचा, जिसकी वजह से यह छात्रा साइकिल से नीचे गिर गई और फिर बाइक से इन लड़कों ने इस छात्रा को कुचल दिया, जिसके बाद इस लड़की की मौत हो गई। आज भी हमारे देश में लाखों ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जिनके साथ रास्ते में, सड़कों पर खुलेआम छेड़छाड़ होती है और उनके परिवार उनसे सिर्फ ये कहते हैं कि या तो वो अपना रास्ता बदल लें या वहां से नजरें नीची करके अपमान का घूंट पीकर चुपचाप निकल जाएं। ये रुकना चाहिए और इसके खिलाफ आज हम आप सबके साथ मिलकर आवाज उठाना चाहते हैं। और आखिर में आपको उन खतरनाक स्नैक्स के बारे में बताएंगे जो आपको लगातार बीमार कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग हर रोज कभी पैकेट वाले बिस्किट खाते हैं, कभी पैकेट वाली नमकीन खाते हैं या फिर दूसरे स्नैक्स खाते हैं जिनमें चीनी और नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको हमेशा के लिए बीमार कर देते हैं। हमारे देश में ज्यादातर गरीब लोग भूख लगने पर आजकल यही स्नैक्स खा रहे हैं, जिससे उनका वजन और बीमारियां दोनों बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास, जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। आज संसद के पुराने भवन में 17वीं लोकसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा के संस्मरणों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता और G20 सम्मेलन की कामयाबी को 140 करोड़ भारतीयों की कामयाबी बताई। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की सराहना की। साथ ही देश में इमरजेंसी, संसद में कैश फॉर वोट और संसद पर आतंकवादी हमले जैसे प्रकरणों का भी जिक्र किया। नए संसद भवन में विशेष सत्र के आयोजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अन्य विधेयकों को मंजूरी की संभावना है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा था कि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस ने दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सदन में G20 को G2 कहने पर विवाद हुआ। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने सवाल उठाया कि खड़गे G20 को G2 कहकर राष्ट्र का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने सफाई दी कि G20 के लोगों में शून्य की जगह कमल का फूल ही नजर आता है, इसलिए वो इसे G2 कहते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन ने खड़गे के इस बयान को उनके व्यक्तित्व के मुकाबले स्तरहीन बताया। संसद के विशेष सत्र की अगली कार्यवाही कल नए संसद भवन में चलेगी। इससे पहले सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन परिसर में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का ज्वाइंट फोटो सेशन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को कल सुबह 9:15 बजे तक संयुक्त फोटो सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दोपहर 1 बजे के बाद नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही आयोजित की जाएगी। सभी सांसदों को भारत के संविधान की प्रति, भारतीय संसद का स्मारक सिक्का और नए संसद की बुकलेट का गिफ्ट बैग भी दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार जब चाहे चुनाव करा सकती है, उनकी पार्टी हर समय तैयार है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में समय से पहले चुनाव कराना चाहती है। सरकार चाहे तो लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराकर देख ले।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव होने की बात कही थी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, गरीबों और नौजवानों के लिए नकद पैसों से लेकर सस्ते सिलेंडर और मुफ्त बिजली योजनाओं से लेकर पेंशन योजना तक 6 वादों की घोषणा की है। बीआरएस ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को धोखेबाजी का पिटारा करार दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार छठे दिन भी आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहा। पहाड़ी पर छिपे आतंकवादियों पर ड्रोन से सटीक हमला किया जा रहा है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़गाम में शहीद हुमायूं भट्ट के परिजनों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश और गुजरात में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की शिप्रा और गुजरात में नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के कारण रेलवे सेवाओं पर भी असर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रत्यक्ष कर वसूली 23.51% से बढ़कर 16 सितंबर तक 8,65,117 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अमेरिका का एक F-35 मरीन कोर लड़ाकू विमान दक्षिण कैरोलिना के नॉर्थ चार्ल्सटन एयरबेस से टेक ऑफ करने के बाद लापता हो गया है। विमान का पायलट एग्जिट हो चुका है और विमान ऑटो पायलट मोड पर है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले इस विमान का रडार से भी पता नहीं चल रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक है और कल का दिन भी ऐतिहासिक होने वाला है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या मोदी सरकार आज से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र में देश की 69 करोड़ महिलाओं को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। यानी मोदी सरकार क्या कोई ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जो सबको चौंका देगा। सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। और इस बिल की चर्चा इसलिए भी इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दलों ने भी सरकार पर इस बिल को संसद में पेश करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि विशेष सत्र बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। लेकिन ये ऐतिहासिक क्यों होगा, इसमें ऐसा क्या होगा कि यह सत्र ऐतिहासिक हो जाएगा, यह खबर सरकार ने अब तक किसी को नहीं दी है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले एक कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। आज मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक भी चली है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रिमंडल के बीच क्या चर्चा हुई है, क्या फैसला लिया गया है। और आप तो जानते हैं मोदी सरकार सरप्राइज लगातार देती है। शुरू से ही अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो हमेशा से सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है ये सरकार। और अब अटकलें ये हैं कि हो सकता है कि संसद के इस विशेष सत्र में भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इस समय विपक्षी दलों के लिए और देश की जनता के लिए इंतजार कर रहा हो। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इंडी बोलो, इंडिया बोलो, लेकिन सफलता हमें ही मिलेगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि मोदी सरकार और बीजेपी उन्हें इंडिया कहने के बजाय, इंडिया गठबंधन कहने के बजाय आजकल इंडी गठबंधन कहकर पुकार रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो सत्र है ये ऐतिहासिक होने वाला है। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। एक मायने तो ये है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो पुराने संसद भवन से शिफ्ट होकर अब नए संसद भवन में कल प्रवेश कर जाएगा, इसलिए भी ये ऐतिहासिक है।
आज हमारा जो मौजूदा संसद भवन है उसमें संसद की कार्रवाई का आखिरी दिन था, इसलिए भी यह ऐतिहासिक है। कल नए संसद भवन में हम प्रवेश करेंगे, इसलिए भी ऐतिहासिक है। तो क्या सिर्फ इसीलिए ऐतिहासिक रहेगा या कुछ और भी ऐसा होने वाला है जिससे यह सत्र ऐतिहासिक बन सकता है? और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यही कहा कि यह सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। अब बड़ा सरप्राइज यह है कि इसमें क्या हो सकता है ऐसा जो कि इसे ऐतिहासिक बना देगा। विपक्षी दलों के लिए इसमें इतना बड़ा सरप्राइज कौन सा छुपा हुआ है? लेकिन इस समय जो बातचीत चल रही है आज शाम को, वो महिला आरक्षण बिल को लेकर चल रही है। अब मोदी सरकार इस पर कुछ करेगी या नहीं, यह कहना तो इस समय मुश्किल है। लेकिन महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, उसे भी आज थोड़ा समझने की जरूरत है। और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं भारत में हैं और हमारे देश में महिलाओं की आबादी है लगभग 69 करोड़, जबकि महिलाओं के मामले में इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर है। जाहिर है चीन दूसरे स्थान पर ही होगा क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या उन्हीं के पास है। भारत के पास इतनी बड़ी महिला शक्ति है कि इसमें अमेरिका जैसे 2 देश समा सकते हैं। अमेरिका की जो आबादी है वो लगभग 33 करोड़ है, 33, 34, 35 करोड़ मान लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि 69 करोड़ में 2 अमेरिका जैसे देश समा जाएंगे। हम युवाओं की बातें तो बहुत करते हैं कि हमारा देश सबसे युवा है, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, लेकिन हम महिलाओं की बात कभी नहीं करते। हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं भी रहती हैं, इसलिए महिला शक्ति के मामले में भी भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। और यह बात हर महिला को पता होनी चाहिए कि इस समय इस देश में उनकी संख्या 69 करोड़ है और इसीलिए भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब अगर सरकार महिला आरक्षण पर बिल लेकर आती है तो इस बिल के 2 स्वरूप हो सकते हैं। पहले स्वरूप में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर जो आखिरी बिल राज्यसभा में आया था उसमें भी यही प्रावधान रखा गया था। यह बिल वर्ष 2008 में यूपीए की सरकार के दौरान राज्यसभा में पेश हुआ था और बाद में कई समितियों ने इसकी समीक्षा भी की थी और आखिर में वर्ष 2010 में यह बिल लोकसभा में आने से पहले ही खारिज हो गया था और यूपीए की सरकार इस बिल को कानून का रूप तब नहीं दे पाई थी। लेकिन इस बिल को कई चर्चाओं के बाद तैयार किया गया था और इसमें यह प्रावधान था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। इसलिए अगर मोदी सरकार इस पर कोई कानून लाती है तो इस कानून को लागू करने का एक तरीका यह हो सकता है। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार एक दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है जो वर्ष 2024 के लोकसभा को काफी प्रभावित कर सकता है। कुछ सूत्र ऐसा भी कहते हैं कि इस विकल्प में सरकार ऐसी सीटों का चयन करेगी जहां से अब तक 1 नहीं बल्कि 2 सांसद चुने जाएंगे। अब पहले जहां 1 सीट से 1 सांसद चुना जाता था, अब उस सीट को 2 भागों में बांटकर 2 सांसद चुने जाएंगे। इनमें 1 सांसद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सरल शब्दों में कहें तो लोकसभा की कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां से 1 नहीं बल्कि 2 सांसद चुने जाएंगे और इनमें 1 सांसद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी 1 सांसद पुरुष होगा, 1 सांसद महिला होगी। इसके अलावा जिन सीटों पर महिला आरक्षण के साथ 2 सांसदों की चुनाव प्रणाली लागू होगी, उन सीटों का चयन उन सीटों पर वोटर्स की संख्या के आधार पर होगा कि कहां कितने वोटर्स हैं। भारत में फिलहाल लोकसभा की 543 सीटों में से 170 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां वोटर्स की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। तो हो सकता है कि इन 170 सीटों पर 2024 में 2 सांसदों को चुनने के लिए वोटिंग हो, जिनमें 1 सांसद महिला हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 170 से ज्यादा सीटों पर 18 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें उन राज्यों में हैं जहां बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिली थी। जैसे उत्तर प्रदेश की 80 में से 37, दिल्ली की 7 में से 5, मध्य प्रदेश की 29 में से 11, राजस्थान की 25 में से 24, हरियाणा की 10 में से 5, गुजरात की 26 में से 9 और बिहार की 40 में से 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां वोटर्स की संख्या 18 लाख से ऊपर है। इसलिए अगर इस फॉर्मूले के साथ महिला आरक्षण का बिल आता है
तो इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा हो सकता है, अगर यह बात सच निकलती है तो। दूसरी बात, महिला आरक्षण पर कानून बनाने की मांग इसलिए भी बहुत उठ रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे। यह बात भी आपको नहीं पता होगी और यह बात पुरुषों को तो पता होनी चाहिए, महिलाओं को भी पता होनी चाहिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में 8.5% महिलाओं ने कम वोट डाले थे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर घटकर 4.5% रह गया। 2014 में यही अंतर सिर्फ 1.79% रहा, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव तक पुरुष ज्यादा वोट डालते थे और महिलाओं की वोटों की संख्या कम हुआ करती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। इसलिए महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत महिला आरक्षण की मांग के पीछे एक बड़ी वजह हो सकता है। तो देख लीजिए कि हमारे भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है कि आज महिलाएं ज्यादा भागीदारी निभा रही हैं इस लोकतंत्र में। कम से कम वोट डालने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं और अब कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, वो महिलाओं को नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। तो महिलाओं को अपनी ये ताकत आज समझनी होगी। मोदी सरकार इसलिए महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है क्योंकि अलग अलग सर्वे ये कहते हैं कि देश की महिला वोटर्स का रुझान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और क्यों बढ़ गया है ये भी समझिए। महिलाएं मोदी के लिए वोट क्यों डालती हैं? महिलाओं को जो है ऐसा क्या है कि वो बीजेपी के लिए वोट डाल रही हैं और वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2014 में देश की 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, सिर्फ 29%। लेकिन 2019 में बीजेपी को भारत की 36% महिलाओं ने वोट दिया और इनमें भी ज्यादातर वोट प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना के नाम पर मिले थे। ये जो उज्ज्वला योजना है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई है और इसके तहत मोदी सरकार महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन और हर सिलेंडर पर 400 रुपए की सब्सिडी दे रही है। और ऐसा कहा जाता है कि इस उज्ज्वला योजना ने भारत में गांव में रहने वाली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी, जो इससे पहले आग जलाकर, लकड़ी लाकर, जंगलों से काटकर चूल्हे पर खाना पकाया करती थी, जिसकी वजह से धुआं उनके अंदर जाता था, शरीर में बीमार हो जाती थी, आंखें खराब हो जाती थी, खांसती रहती थी। हर समय उनका जीवन बदल गया। वैसे भारत की राजनीति में महिला आरक्षण पर बहस आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही हो रही है और यह मुद्दा आजादी के बाद संविधान सभा की भी कई बैठकों में उठा। उस समय कुछ सदस्यों का यह कहना था कि भारत की महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा में उनके लिए कुछ सीटें भी आरक्षित होनी चाहिए ताकि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन उस समय संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसे गैर जरूरी माना और मांग को खारिज कर दिया। हालांकि इसके बाद भी अलग अलग समय पर कई बार यह मुद्दा उठा और पहली बार वर्ष 1988 में देश की संसद को यह सिफारिश की गई कि संसद से लेकर पंचायत तक महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय इन सिफारिशों पर अमल करते हुए देश के संविधान में संशोधन किया गया और पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। लेकिन देखिए, इसमें भी लूप होल क्या हुआ। हमारे देश में योजनाएं बन जाती हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन आप जानते होंगे जो लोग गांव में रहते हैं और इस तरह के राज्यों में रहते हैं जहां पर जो पंचायतें हैं वो गांव में, आप जानते ही हैं कि पंचायतों के चुनाव कैसे होते हैं। आज भी बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर असल में जो पहले पुरुष सरपंच हुआ करते थे, पंचायत का चुनाव लड़ते थे, अब वो अगर आरक्षण आने के बाद अब उनकी पत्नी लड़ती है और सारे फैसले असल में पत्नी के नाम पर पुरुष ही करते हैं। तो इसे भी हमें बदलने की आवश्यकता है। पंचायती राज के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की मांग की गई और इसके लिए अलग अलग सरकारों में कई बिल भी आए, कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया। एक कारण यह भी हो सकता है कि ये जो संसद है, हमारी जो लोकसभा होती है, राज्यसभा है, सब पुरुष प्रधान है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है और पुरुष नेताओं को, पुरुष सांसदों को यह पता है कि अगर महिला आरक्षण आया तो उनकी सीट पहले से कट जाएगी।
उनके जो चांस हैं टिकट पाने के, चुनाव लड़ने के, वो कम हो जाएंगे। तो वो ऐसा कानून पास ही क्यों करेंगे? और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमें आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये कानून, कितने सारे कानून हमने पास कर दिए, लेकिन ये कानून हमारे देश के पुरुष सांसदों ने पास होने ही नहीं दिया। हालांकि ये बिल नहीं भी आया, तब भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज और कल के दिन ऐतिहासिक जरूर होंगे। तो अगर ये बिल आता है, वो हमने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है, और खास तौर पर महिलाओं के लिए। तो देश की महिलाओं को आज ये समझना होगा कि ये खबर राजनीतिक नहीं है, इसे राजनीति की बोरिंग खबर समझकर मत आप छोड़ दीजिए। ये असल में बहुत ही क्रांतिकारी कानून होगा अगर ये आ गया तो, और महिलाओं की जो भागीदारी है वो पूरी दुनिया की राजनीति में सबसे ज्यादा भारत में हो जाएगी, और महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर ये नहीं भी होता, तब भी ये संसद का विशेष सत्र ऐतिहासिक होने ही वाला है, क्योंकि आज भारत के मौजूदा संसद भवन में संसद की कार्रवाई का आखिरी दिन था, और कल से भारत को एक नया संसद भवन मिल जाएगा। और पुराने संसद भवन से नए संसद भवन के बीच की ये दूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह पैदल चलकर तय करेंगे। यानी जब वो नए संसद भवन में जाएंगे पुराने संसद भवन से, तो कल वो पैदल जाएंगे। तो ये भी एक नई तस्वीर होगी आप सबके लिए देखने लायक, जब वो पैदल नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। आज मौजूदा संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना आखिरी भाषण दिया, और यह भाषण 52 मिनट का भाषण था, 1 घंटे से जरा कम। और आज प्रधानमंत्री मोदी एक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक स्टेट्समैन की तरह बोले, और उनका यह भाषण दलगत राजनीति से ऊपर था। और इस भाषण में उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कही कि उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से देश की पार्लियामेंट तक का सफर तय किया है। प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट तक का सफर तय किया, जो भारत के लोकतंत्र की महानता को दिखाता है कि गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा, जो कि किसी जमाने में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, और वो आज प्रधानमंत्री है। इससे पता चलता है कि हमारे लोकतंत्र जो है वो कितना खूबसूरत है, और हमारे लोकतंत्र में गरीबों को भी उतना ही मौका मिलता है जितना बाकी किसी को। दूसरा, सरकार ने अपने 9 वर्षों में 1 नेशन 1 टैक्स से लेकर 1 रैंक 1 पेंशन जैसे कई कानून बनाए, जो देश में यूनिफॉर्मिटी के सिद्धांत को दर्शाते हैं। और इससे आपको प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है वो पता चलेगा। वो चाहते हैं कि देश में हर मामले में समानता हो, पूरे देश में एक देश एक कानून हो, पूरे देश में एक देश एक टैक्स हो, और इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि पूरे देश में चुनाव भी एक ही बार हो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सोच कहां से आ रही है। तीसरी बात उन्होंने कही, मौजूदा संसद भवन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर हमला भी देखा है, और इसी संसद भवन की वजह से देश में मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी हुई है। चौथा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह वो सदन है जहां कभी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अपनी वीरता सामर्थ्य से ब्रिटिश हुकूमत को बम धमाका करके हिला दिया था, जगा दिया था। तो ये वही जगह है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, जहां शहीद भगत सिंह ने बम फेंका था। और 5वीं बात प्रधानमंत्री ने कही कि पुराना संसद भवन देश के लोगों के पसीने से बना है। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा, इस सदन के कारण 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया।
वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। कल गणेश चतुर्थी है और कल ही भारत का लोकतंत्र अपने नए घर में शिफ्ट करेगा और पुराना संसद भवन एक स्मृति चिन्ह में बदल जाएगा। कल सुबह एक और बात भी होगी। इस संसद भवन में से दूसरे संसद भवन में जाने से पहले, नए संसद भवन में प्रवेश से पहले हमारे जो तमाम सांसद हैं, कल सुबह उनकी ग्रुप फोटो खींची जाएगी। यानी एक तरीके से जैसे आप फेयरवेल देते हैं, जब आप स्कूल में रहे होंगे तो आखिरी दिन एक ग्रुप फोटो क्लास की जरूर होती थी, वैसे ही एक ग्रुप फोटो इस पुराने संसद भवन में खींची जाएगी। और नए संसद भवन में शिफ्ट होने से पहले मौजूदा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर अपना भाषण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में सदन के नेता के तौर पर अपना भाषण देंगे। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी का भाषण होगा और राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर पीयूष गोयल का भाषण होगा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देंगे।
इसके अलावा 3 और नेता सेंट्रल हॉल में भाषण देंगे। इनमें मेनका गांधी का नाम है, शिबू सोरेन का नाम है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कल सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। भारत का मौजूदा संसद भवन कल इतिहास बन जाएगा, लेकिन आज आपको इस संसद भवन का छोटा सा इतिहास भी पता होना चाहिए। कम शब्दों में जल्दी से आपको बताएंगे। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था और इसकी वास्तुकला का काम सर हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया था। उस समय सर हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि भारत का मौजूदा संसद भवन त्रिकोण आकार का हो, जैसा कि नया संसद भवन है, लेकिन तब इस पर सहमति नहीं बनी और ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस ने यह सुझाव दिया कि यह भवन गोलाकार का होना चाहिए और फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी हर्बर्ट बेकर के प्रस्ताव को खारिज करके सर एडविन लटियंस के सुझाव पर अमल करने के लिए कहा और इसे गोलाकार यानी गोल आकृति में बनाया गया। वर्ष 1921 में मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ और इसके 6 वर्ष बाद 1927 में इसका उद्घाटन हुआ। अंग्रेज इस संसद भवन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, जहां से ब्रिटिश सरकार पूरे भारत पर हुकूमत करती थी, शासन चलाती थी और इस बात को भारत के सारे क्रांतिकारी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर देखते थे, इसी संसद भवन को जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और इन क्रांतिकारियों में शहीद आजम भगत सिंह और शहीद बटुकेश्वर दत्त भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए इसी संसद भवन में बम फेंका था और उस घटना के दौरान वहां सदन में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। लेकिन तब इस भवन में मौजूद किसी भी भारतीय नेता ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का साथ नहीं दिया था, यह बात भूलिएगा नहीं। इसके अलावा इसी संसद भवन पर वर्ष 2001 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भी हमला किया था, जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले के दौरान मैं खुद उस दिन संसद भवन में मौजूद था। मुझे अच्छी तरह से यह पूरा हमला याद है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आतंकवादी एक दिन भारत की संसद भवन में प्रवेश कर जाएंगे और बाहर बहुत समय तक गोलीबारी चलती रही और ये जो हथियारबंद आतंकवादी थे पूरी तैयारी के साथ आए थे और इनकी तैयारी ये थी कि अगर इन्हें कई दिनों तक इस संसद भवन में रहना पड़े तो भी ये रह पाएं, इतनी तैयारी के साथ आए थे। और इनकी योजना ये थी कि ये अंदर प्रवेश करते, उसके बाद हमारे देश के बहुत सारे सांसदों को ये वहां पर बंदी बनाकर रखते या फिर उनकी हत्या भी कर सकते थे। लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो संसद भवन के अंदर जो मुख्य द्वार है संसद भवन का अंदर, वहां प्रवेश नहीं कर पाए, उससे पहले ही इन्हें मार दिया गया। मौजूदा संसद भवन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि इस भवन के अंदर सेंट्रल हॉल की दिशा में स्थित दीवारों पर हाथों से बनाई गई कई तस्वीरें लगी हैं और ये तस्वीरें देश भर के उन चित्रकारों ने बनाई थी जिन्हें भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर द्वारा बनाई गई एक समिति ने चुना था। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि गोलाकार होने की वजह से इस भवन के अंदर ज्यादातर मोड़ एक जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से कई सांसदों को इस इमारत को समझने में काफी समय लग जाता है और नई संसद के निर्माण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। मैंने वर्षों तक संसद को कवर किया है, वर्षों तक मैं भारत की संसद में रहा हूं कवर करने के लिए। इस राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा है और यह बात बिल्कुल सही है कि वो सारे संसद के जो द्वार हैं वो एकदम एक जैसे दिखते हैं और अगर कोई शुरू में जाए तो उसे काफी समय लगता है उस पूरे संसद भवन की बिल्डिंग को समझने में। और शुरुआत में चाहे वो सांसद हो, चाहे पत्रकार हो या मेहमान हो, सभी लोग एक तरीके से खो जाते हैं इस संसद भवन की इमारत में। तो ये बना ही कुछ इस तरीके से है। हालांकि कल से भारत की राजनीति मौजूदा संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगी और लगभग 100 वर्ष पुराने मौजूदा संसद भवन को एक म्यूजियम यानी संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा और इसे संरक्षित करके रखा जाएगा और यहां संसद से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी होता रहेगा। आज जब हमारे देश में महिला आरक्षण को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि महिलाओं को इस देश की राजनीति में आरक्षण और बराबरी का मौका तो तब मिलेगा जब वो जिंदा बचेंगी। इसलिए अब ये जो खबर है ये हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं के लिए है, उन सारे परिवारों के लिए है। इसलिए अगर आपके परिवार में महिलाएं हैं
तो उन्हें बताइए कि यह विश्लेषण अब उनके लिए है और उनके लिए आज हम आवाज उठाने वाले हैं। आज हमारे देश की महिलाओं को आरक्षण से पहले अपराधियों से संरक्षण की आवश्यकता है और उन्हें अभी कोटा नहीं बल्कि सुरक्षा चाहिए। ये सीसीटीवी वीडियो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का है, जहां 15 सितंबर को एक बाइक पर जा रहे दो लड़कों ने साइकिल पर जा रही एक 17 साल की छात्रा का पीछा किया और इस दौरान चलती हुई बाइक से इस छात्रा का दुपट्टा खींच लिया। इसके बाद जब ये लड़की साइकिल के साथ नीचे गिर गई, क्योंकि दुपट्टा खींच लिया गया, तो एक दूसरी मोटरसाइकिल ने इस लड़की को पीछे से कुचल दिया और इसकी हत्या कर दी। तस्वीर आप एक बार देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीर आप पूरी बड़ी स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए, बाइक पर दो मनचले थे जो इस 17 साल की स्कूली छात्रा को छेड़ रहे थे। बाइक पर आए, उसका दुपट्टा खींच लिया, साइकिल गिर गई, ये बच्ची नीचे गिर गई और फिर पीछे से एक और मोटरसाइकिल ने इसे कुचल दिया। जिस मोटरसाइकिल से इस लड़की की मौत हुई, उसे चलाने वाला लड़का भी उन दो लड़कों के साथ ही इस लड़की को परेशान कर रहा था, उन दो लड़कों के साथ जिन्होंने इसका दुपट्टा खींचा था। ये लड़की सिर्फ 17 वर्ष की थी और इसकी गलती सिर्फ एक थी, और वो ये कि इसने इन लड़कों के बार बार परेशान करने पर भी अपने घर से निकलना बंद नहीं किया और ये उसी रास्ते से अपने स्कूल आती जाती रही जिस रास्ते पर ये लड़के उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। लेकिन 15 सितंबर को इन लड़कों ने इस छात्रा का दुपट्टा खींचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिन लड़कों ने इस लड़की की हत्या की, उनमें एक लड़का नाबालिग है। सोचिए, एक नाबालिग लड़का, उसके अंदर यह भावना कहां से आई होगी, उसके अंदर यह बात किसने भरी होगी, कितना दूषित विचार उसके दिमाग में आया होगा। अभी तो वो बालिग भी नहीं है और वो एक दूसरी छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा है और उसे मारने में भी, उसकी हत्या करने में भी चूक नहीं रहा है। नाबालिग बच्चा। अब आप सोचिए, कई बार आप अपने समाज में नाबालिग बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा। आप सोचिए कि समाज किस तरफ बढ़ चुका है, जहां नाबालिग बच्चे भी अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस समाज में कौन सुरक्षित रहेगा, कौन बड़ा है और कौन बच्चा है, यह भेद भी खत्म होता जा रहा है। और जो बाकी के दो लड़के थे, इनका नाम है मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद फैजल, और इनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच है। जो तीसरा नाबालिग लड़का है, उसका नाम तो हमें पता है लेकिन हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो नाबालिग है। तो ये जो नाबालिग बच्चा है, इसकी सोच तो बड़े जैसी ही है, खतरनाक भी उतना ही है जितने बड़े लोग होते हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन इन्हें डिस्काउंट इस बात का मिलता है क्योंकि ये नाबालिग है, इसलिए उसका नाम नहीं बताया जा सकता, इसलिए कानून भी उस पर नरमी दिखाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में जो इस तरह के बच्चे हैं, अब ये भी उतने ही बड़े अपराधी बनते जा रहे हैं जितने कि बड़े होते हैं, जितने कि बालिग लोग होते हैं। इन आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, जिसके बाद एक एनकाउंटर में इन आरोपियों को पैर में गोली लगी और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीरें देखकर आज आपको काफी संतोष मिलेगा। एक बार देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे देश की उन महिलाओं को बहुत संतोष मिलेगा, उस लड़की के परिवार को भी बहुत संतोष मिलेगा इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इन्हें पैर में गोली मारकर उसके बाद रोका गया, वरना ये लड़के कायरों की तरह वहां से भाग रहे थे। हालांकि इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि उसने घटना से कुछ दिन पहले भी लोकल पुलिस को इन लड़कों के बारे में पूरी जानकारी दी थी और बताया था कि ये लड़के उस छात्रा को स्कूल से आते जाते हर समय, हर रोज परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बाद 15 सितंबर की इस घटना में इस छात्रा की मौत हो गई। इस लड़की ने 8 साल पहले ही अपनी मां को खो दिया था और यह लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इन लड़कों ने बीच में आकर पहले ही उसके सपनों को तोड़ दिया और उसकी जान ले ली। और यह घटना तब हुई है
जब हम देश की संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की बातें कर रहे हैं, हमारे देश की राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सत्रह वर्षीय अंबेडकर नगर की वो लड़की पढ़ाई में बहुत होनहार थी। उसकी माँ का देहांत तो 7-8 साल पहले हो गया था, लेकिन उसने घर को और अपनी पढ़ाई को एक साथ बांधे रखा था। उसका नज़ारा हम आपको दिखा सकते हैं उसी के घर से। और आप अगर तस्वीरों के जरिए समझते हैं तो ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को भी समझते होंगे। इंटरमीडिएट की छात्रा थी और केमिकल फॉर्मूलाज याद करने के लिए यहाँ अपने कमरे के बाहर उसने एक चार्ट लगा रखा था जिसमें तमाम केमिकल फॉर्मूलाज सोडियम से लेके पोटेशियम सारे ही लिखे थे। इसके साथ साथ उसको ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था, जिस तरह की मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए आप, ड्राइंग जो है उसकी बनाई हुई वो है। ऊपर की तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी एक चार्ट में उसने बेहद खूबसूरती से जो पेंटिंग करी है, कहीं ना कहीं ये पेंसिल से की गई पूरी पेंटिंग है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ आप पीरियोडिक टेबल के पास जैसे जैसे आएंगे आपको और तमाम उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखेंगी, तमाम चार्ट पेपर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये इसका बॉक्स रखा है, यानी कि स्केच पेन्स जो हैं वो रखे हैं जिनसे वो ड्राइंग करती होगी। तमाम स्केच पेन्स हैं, तमाम चार्ट्स हैं जिनमें वो ड्राइंग बनाती थी। और यहाँ पर देखिए एक वाइटनर भी रखा है, वाइटनर भी उसका यहाँ पर रखा हुआ है। और ये एक और उसकी ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शौक थे पढ़ाई के साथ साथ, जो ड्राइंग थी वो करती थी। और यहीं बता रहे हैं, यहीं पर स्टूल लगाकर वो अपनी पढ़ाई करती थी। ये एक सेक्शन आता है जहां पर उसकी तमाम किताबें रखी हैं। यहाँ आप देखिए बायोलॉजी सेट जो उसका है, यानी कि जो बायोलॉजी की वो स्टूडेंट थी, पीसीबी उसने लिया हुआ था, वो है। और ये तमाम बुक्स कॉपीज आप देख सकते हैं उसकी, ये तमाम हिंदी की बुक्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये इसमें इसकी लिखाई भी आपको दिखा दूं मैं, ये इसकी प्रैक्टिस बुक्स हैं, कॉपीज हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये पूरा इसने जो है काफी अच्छी राइटिंग भी इसकी थी। और ये देख सकते हैं आप, पूरा इसने नोट्स वगैरह बनाए थे और रसायन, तमाम कॉपीज बुक्स आपको मैं यहाँ लगातार दिखा रहा हूँ। आप रो भी रही हैं, पर आप बताइए कि उस वक्त, क्योंकि आपसे ज्यादा करीब से उस घटना को किसी ने नहीं देखा, क्या हुआ था उस दोपहर में? हम लोग साथ साथ पढ़ के आ रहे थे, बातें करते हुए। वो दोनों बाइक सटा के एकदम गए हैं, दुपट्टा खींच के। साइकिल तिरछी हो गई थी, सड़क पे चली गई। पीछे से भी कोई लड़का आया था? वही दोनों बाइक सटा के ले गए थे। दुपट्टा क्यों खींचा उसने? हम पीछे मुड़ के नहीं देखे, हम दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। वो पीछे से पहले बाइक सटाए, फिर दुपट्टा खींच के चले गए भाग के। क्या पहले भी यही लड़के इस तरह की हरकत कर चुके थे? बच्ची की रुचि सर बहुत अच्छा था और अच्छे नंबर से पास भी होती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनने से पहले ये हादसा हो गया। पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट था? जी, बहुत इंटरेस्ट था। सुबह 6 बजे निकलती थी वो, शाम को 3:30 बजे आती थी, छुट्टी होकर 4 बजे तक घर पहुंचती थी। अभी 3-4 दिन से उनको पकड़ना चाहता था स्वयं अपने आप। मतलब लड़की ने आपको बताया था ये? हाँ। अच्छा, तो आपने पुलिस को बताई थी ये बात? पुलिस को मैं वहाँ बताया, पुलिस वाले कहे कि ठीक है देखेंगे रास्ते में। घटना से कितने दिन पहले? घटना से करीब 4-6 दिन पहले। अच्छा, देखा किसी ने? कहा? आपने जब पुलिस के लिए कहा कि आप इस पे कुछ करिए, तो पुलिस ने ये कहा ना देखेंगे? हाँ, पुलिस ने कहा देखेंगे। तो मैं कहाँ ये जान पा रहा हूँ वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं उनके पीछे थोड़ा लगा हूँ बराबर, देखे कि नहीं देखे वो मुझको कहाँ पता है। तो लगता है कि अगर देख रहे होते तो शायद ये घटना। मेरे हिसाब से नहीं देखे, मेरे हिसाब से पुलिस वाले कुछ नहीं किए ना देखे। सुनने में तो यही आ रहा है कि पहले से ही उसकी नजर थी, पहले से ही छेड़खानी कर रहा था वो। पता थी ये बात? नहीं बताया, नहीं कभी उसने, पता नहीं किस कारणवश नहीं बताया, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि पहले से ही वो लोग छेड़खानी कर रहे थे उसके साथ। जी। तो पुलिस के एक्शन से आप खुश हैं या मांग है कुछ आपकी? हमारी मांग यही है कि न्याय, उचित न्याय चाहिए हमको। और यहाँ जो हसवर थाना क्षेत्र है, स्कूलिंग के समय बहुत लापरवाही करता है, जबकि स्कूलिंग के समय सुबह और शाम का समय होता है, बच्चियां पढ़ के स्कूल से घर जाती हैं, उस समय ये जो लचर व्यवस्था है, यहाँ पे 100 नंबर हो या पुलिस की व्यवस्थाएं हैं,
कोई किसी प्रकार की जो सतर्कता नहीं है कि बच्चों की छुट्टी हुई है, हमको गश्त करना चाहिए, पेट्रोलिंग करनी चाहिए, तो बिल्कुल लापरवाह पुलिस हो गई है। 2 लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। तो आपने देखा ये घटनाएं होती हैं, पुलिस का एक रटा रटाया बयान होता है, वो सिर्फ धाराएं बता देती है कि इस धारा के तहत हमने केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस परिवार का बच्चा इस तरीके से खो जाता है, आप सोचिए उस परिवार की क्या स्थिति होगी। इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा ये छात्रा कितनी प्रतिभाशाली थी, लेकिन एक कमी थी इस छात्रा में, और वो ये कि ये गरीब परिवार से थी। परिवार की जान पहचान बड़े बड़े लोगों से नहीं थी, परिवार के पास पैसा नहीं था, परिवार अमीर नहीं था, परिवार की जो दोस्ती थी वो बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से, विधायकों से नहीं थी, पहुंच नहीं थी। और इसलिए न्याय भी आजकल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, वरना न्याय भी नहीं मिलता। और यही एक कारण है कि गरीब परिवार है, पुलिस के पास गया, बताया पुलिस को, और पुलिस ने कहा कि हमारे पास तो हजारों सैकड़ों रोज इस तरह की शिकायतें आती हैं, आप किस किस के पीछे जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे देश में महिलाओं का, लड़कियों का जो स्कूल कॉलेज होता है, हर स्कूल कॉलेज के बाहर यही स्थिति है, हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो लड़कियां निकलती हैं स्कूल से और आपको वहां मन चले लड़के स्कूल के आसपास उस रास्ते पर हमेशा मिल जाएंगे। लड़कियां कॉलेज से मिलती हैं, आपको इस तरह के मन चले लड़के हमेशा मिल जाएंगे। लड़कियां अपने घर से निकलती हैं, ऐसे मन चले लड़के घात लगाकर सड़क पर, गली में, मोहल्ले के बाहर, चौक पर, हर जगह मिल जाएंगे। लड़कियां घर में आकर शिकायत करती हैं। जानते हैं परिवार के लोग क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कहते हैं, अगर वहां इस तरह के मन चले लड़के खड़े होते हैं तो तुम अपना रास्ता ही बदल लो, दूसरे रास्ते से चली जाओ। या फिर ये कहते हैं कि अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो सिर झुकाकर, आंखें नीची करके, चुपचाप अपमान का घूंट सहकर वहां से निकल जाओ। इस लड़की ने यह स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज इस लड़की के साथ यह अंजाम हुआ। इसलिए आज हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं की ओर से हम ये आवाज उठाना चाहते हैं। देश में चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा नंबर 1 की प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। और खास तौर पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, पुलिस को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये जो चीज है, अगर हम इसे आजादी के 76 साल के बाद भी अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो सोचिए और हमें कितना समय लगेगा हमारे देश की लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षित करने में। 76 वर्ष तो बहुत बड़ा समय है, तो 76 वर्ष में भी अगर नहीं हो पाया तो फिर कब होगा? उत्तर प्रदेश की इस घटना में अंबेडकर नगर जिले की एंटी रोमियो स्क्वाड के 5 जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि इनका नाम तो था एंटी स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। जबकि एक स्पेशल ऑफिसर को पहले ही इस मामले में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उनके राज्य में कोई अपराधी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे अगले चौराहे पर यमराज खड़े हुए मिलेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब हम देश के छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की अपनी एक मुहिम जारी रखेंगे। आपको याद होगा, आप सब जानते हैं, उस मुहिम का नाम है कोटा SOS।
आज एक बहुत ही दुख भरी खबर अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास आई है और बहुत दुख के साथ, भारी मन के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि कोटा में आज एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और इसी के साथ कोटा में आत्महत्या करने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या अब इस साल 25 हो गई है। जिस छात्रा ने आज आत्महत्या की है वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की रहने वाली थी। नाम हम जानते हैं लेकिन नाम बताने से कोई फायदा नहीं है। और एक बहुत ही साधारण परिवार से ये छात्रा आती थी और नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये कोटा आई थी और इस छात्रा के माता पिता इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कोटा के कोचिंग सेंटर्स, कोटा के इस माहौल के दबाव ने इस लड़की की भी जान ले ली और पिछले एक हफ्ते में आत्महत्या की ये दूसरी घटना है। बहुत दुख है हमें कि हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, माता पिता को लगातार बता रहे हैं, कोचिंग सेंटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज एक आत्महत्या और हो गई। सोचिए, कोटा में आत्महत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही और वहां अब भी 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चों के माता पिता इन घटनाओं से विचलित नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये अपने बच्चों को कह रहे हैं कि वो इन घटनाओं पर ध्यान न दें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान जारी रखें। हमें जो लोग ईमेल्स लिखकर लगातार सुझाव भेज रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि कोटा की इस समय जैसी स्थिति है उसे देखते हुए सरकारों को वहां पढ़ रहे सभी बच्चों के माता पिता को कोटा बुलाना चाहिए और कोटा में इमरजेंसी घोषित करते हुए तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए। ये इमरजेंसी। और देखिए, अब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैसे हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में बताया था। महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यह हमें सूत्रों से पता चला है। यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कैबिनेट ने कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर है, देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज आपको जैसा हम बता रहे थे, शाम को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी जाए, उस पर मोहर लगा दी जाए। बिल पर यह बहुत बड़ी खबर है। हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब से भारत की राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है। और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा फोन पर हैं, वो आपको ताजा जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, जल्दी से बताइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है देश की महिलाओं के लिए, क्या हुआ है? देखिए, बिल्कुल सुधीर, जिस तरीके से कैबिनेट के अंदर महिला आरक्षण बिल्कुल लाया गया और उसको मंजूरी दी गई है, यानी कि लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा। यानी कि जो 33% सीटें होंगी वह महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। तो एक बड़ी जो घोषणा है वो की गई। आप देखना ये है, इसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए किस तरीके का फॉर्मुलेशन हुआ है वो कैबिनेट का। हिमांशु, जल्दी से ये जानना चाहेंगे, ये लागू कैसे होगा? क्या ये अध्यादेश लेकर आ रहा है कैबिनेट या फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा? इसका प्रारूप क्या है? देखिए सुधीर, कैबिनेट से जो बिल महिला आरक्षण पास हुआ है इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में लाया जाएगा। 2010 में भी यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल जो है वो पास किया था। सरकार पहले उस बिल को वापस लेगी और फिर लोकसभा में नए बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद उसको पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पास किया जाएगा। ये एक ऐसा बिल हो सकता है जिसमें यूनानिमस डिसीजन हो, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने जी वो भी कह चुकी हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी खबर है देश की महिलाओं के लिए, लेकिन आगे चलने से पहले सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आज का दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कोटा में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और उत्तर प्रदेश में एक छात्रा की मन चले लड़कों ने हत्या कर दी है। यह भी महिलाओं के साथ इसी देश में हो रहा है। और कोटा में जिस लड़की ने आत्महत्या की है, सोचिए उसने जहर खाया है। और आपने जिस तरीके से पूरा सॉल्यूशन देखा, कोटा में प्रशासन ने पंखों में तो स्प्रिंग लगा दिए, जालियां लगा दी, लेकिन
बड़ी जो बात है वो ये है, हमें आत्महत्या क्यों हो रही है, सबसे पहले उनके कारणों को रोकना होगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कोई इतना अमीर भी नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपना आने वाला कल बदल ना सके।